प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज दिनांक 12/6/2023 दिन सोमवार। आज मैं शुरू कर रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री। क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग का मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं, तो कोशिश होगी कि मॉडर्न हिस्ट्री का ही चैप्टर आप लोग के सामने ज़्यादा मैं प्रस्तुत करूँ। तो आज मॉडर्न हिस्ट्री का जो चैप्टर है वो बहुत ही रोचक चैप्टर है आज भी, और वो है बंगाल के नवाब पलासी और बक्सर का युद्ध। चैप्टर का नाम है बंगाल के नवाब पलासी और बक्सर का युद्ध। तेरह 6/23 बंगाल के नवाब पलासी और बक्सर के युद्ध। ध्यान से फिर से सुनिए। आज इस चैप्टर का नाम है बंगाल के नवाब पलासी और बक्सर के युद्ध। अब ये ध्यान दीजिए कि पहला चीज हम बोले बंगाल। मॉडर्न हिस्ट्री में यूरोपीय कंपनी का पदार्पण, उसमें कंपनी पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश ये व्यापार की उद्देश्य से भारत में आए, और ये जितनी भी कंपनी थे सभी की कोठियां बंगाल में थी। अब बोलिएगा कि बंगाल में ही कोठियां क्यों थी? उस समय पूरे भारत में बंगाल ऐसा सुखी संपन्न प्रदेश कोई नहीं था। उस समय बंगाल ऐसा क्षेत्र, बड़ा क्षेत्र भारत में कोई नहीं था। और उस समय बंगाल में बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा एक कंबाइंड रूप से जुड़े हुए। समूचे भारत की आबादी की 14% बंगाल में रहती थी। समूचे भारत की पैसा सबसे ज़्यादा बंगाल में थी। वहाँ की जमीन सबसे ज़्यादा उपजाऊ थी, इसलिए वहाँ फैक्ट्री लगाना ज़्यादा लाभदायक हुआ किसी भी यूरोपीय कंपनी को। तब बंगाल एक समृद्धिशाली प्रांत है। अब वहाँ के जो कंट्रोल कर रहे हैं वो बंगाल के नवाब कर रहे हैं। अब आपको ध्यान देना है कि बंगाल का पूरा कॉन्सेप्ट, आगे मैं फिर पेशवा मराठा पढ़ाऊंगा, तो उसका पूरा कॉन्सेप्ट, जब तक आप किसी भी चीज को चैनल में नहीं समझते हैं, चैनल यानी सीक्वेंस में पूरी कहानी को नहीं समझते हैं, तो उस चैप्टर से क्वेश्चन छूटने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है। तो निश्चित तौर पर आज हम बंगाल शुरू कर रहे हैं, पलासी और बक्सर का युद्ध शुरू कर रहे हैं। तो बंगाल के नवाब को पहले आप समझिए कि बंगाल में कौन कौन से नवाब थे। तो बंगाल के पहले नवाब हैं मुर्शिद कुली खान। ये है 1717 से 1727। दूसरे नवाब हैं सुजाउद्दीन, और यह 1727 से 1739 है। तीसरे नवाब हैं सरफराज, और यह 1739 से 1740 है। चौथे हैं अलीवर्दी खान, और ये हैं 1740 से 1756। फिर है सिराजुद्दौला, और ये 1756 से लेकर 1757। फिर है मीर जाफर, और ये 1757 से 1760। फिर है मीर कासिम, और ये 1760 से लेकर 1763 है। फिर मीर जाफर दोबारा है 1763 से 1765। फिर नजमी दौला, और यह 1765 से लेकर 1770
66 हैं आसफ उद दौला, और ये 1766 से लेकर 1770 हैं, और अंतिम नवाब हैं मुबारक उद दौला, ये 1770 से लेकर 1775 है। अब ध्यान दीजिए, बंगाल के सभी नवाब को हम डेट लिखा है, और क्यों लिखा है? जब तक आप सब पूरी सीक्वेंस में पूरी बंगाल के नवाब का नहीं पढ़ेंगे, बंगाल चैप्टर को पूरा कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएगा। इसलिए ध्यान दीजिए, पहला नवाब मैंने बोला मुर्शिद कुली खां 1727, सुजाउद्दीन 1727 से 1739, तीसरा नवाब सरफराज 1739 से 40, अलीवर्दी खान 1740 से 56, सिराजुद्दौला 1757, मीर जाफर 1757, मीर कासिम 1760 1763, फिर मीर दोबारा 1763 से 65, फिर नजमी दौला 65 से 66, आशफ 1766 से 70, और अंतिम नवाब है बंगाल के मुबारक उद दौला 1770 से 1755। अब ध्यान दें, बंगाल के पहले नवाब मुर्शिद कुली खां। ध्यान दें, मुर्शिद कुली की जो चरित्र है वो काफी राजस्व में अच्छी है, उस वित्त विभाग की अच्छी जानकारी है उस। और मुर्शिद कुली खां मुगल फर्रुख ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का 1700 में एक नवाब बनाया। 1719 में मुर्शिद कुली खां के पास उड़ीसा की भी जागीर आ गई, और मुर्शिद कुली जब तक थे उस समय वहां की किसान काफी हाल थी, और किसान को अग्रिम देकर अच्छी पैदावार के लिए प्रेरित किया। तो निश्चित तौर पर मुर्शिद कुली एक योग्य नवाब है। मुर्शिद कुली खां का भेद और के अजीमुन शान हुआ। ध्यान दीजिएगा, अजीमुन शान है आधुनिक पटना, जिसे अजीमाबाद कहा जाता है, वो अजीम शान के द्वारा ही नाम रखा गया है, पटना का अजीमाबाद। तो मुर्शिद कुली खां अजीमुन शान से मतभेद हुआ, और मतभेद होने के कारण मुर्शिद कुली खां अपनी राजधानी से मुर्शिदाबाद किया। यहाँ क्वेश्चन है कि मुर्शिद कुली खां की राजधानी कहाँ बनी? ढाका, मुर्शिदाबाद। क्यों बनी? क्योंकि उसका अजीमुन शान मतभेद हुआ और इनको रियासत देने, ये किसान को अग्रिम ऋण दिए, अच्छी पैदावार करवाया, विभाग राजस्व की अच्छी जानकारी थी मुर्शिद कुली खां के पास, यह एक सफल नवाब बने। दूसरा नवाब जो है सुजाउद्दीन, यह इसका दामाद था, मुर्शिद कुली खां का दामाद था सुजाउद्दीन। और सुजाउद्दीन के शासन काल में बिहार के नायब अलीवर्दी खां, यह बीपीएससी में क्वेश्चन आया कि बिहार के नायब अलीवर्दी खां को कब बनाया गया? 1722। और वो बिहार के नायब किसके अधीन काम कर रहे थे? तो सुजाउद्दीन के काम कर रहे थे। और तीसरा नवाब जो है वो सरफराज, इस सरफराज को 10 मार्च 1740 में गिरिया के युद्ध में बिहार के नायब अलीवर्दी खां ने। फिर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आता है 10 मार्च 1740 को गिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खां ने सरफराज हराकर बंगाल का नवाब। अब से मेन नवाब शुरू हो जाता है अलीवर्दी। अब ध्यान दीजिए, अलीवर्दी खां इसका कोई पुत्र नहीं है, ये 3 बेटी हैं। अलीवर्दी खां बंगाल के नवाब हैं, काफी दूरदर्शी व्यक्ति हैं। बंगाल में जितनी यूरोपीय कंपनी है सब इनकी पैनी नजर है, खासकर अंग्रेज पर इसकी पैनी नजर है।
अलीवर्दी खां मराठा साम्राज्य 12 साल तक चौथ किया। मराठा रघुनाथ को यह अपने जीवन चुकी मृत्यु बीमारी से हुई। अलीवर्दी की मृत्यु पेचिश रोग से और अपने समय इसके करीब सिराज प्रिय नाती सिराजुद्दौला, इसलिए यह अपना उत्तराधिकार प्रिय नाती सिराजुद्दौला को बना दिए। और सिराजुद्दौला को मरते वक्त कहा, प्रिय नाती मैं तुमको गद्दी सौंप रहा हूं, लेकिन ध्यान रहे जितनी यूरोपीय कंपनी सभी पर तुम नजर रखो। और इस जितनी भी यूरोपीय कंपनी है उस सबसे चतुर अंग्रेज और अंग्रेज पर विशेष ध्यान की जरूरत। किसी यूरोपीय कंपनी को एक साथ किलेबंदी का आदेश कभी नहीं देना, यूरोपीय कंपनी पर एक साथ आक्रमण कभी नहीं करना है। तो इसकी शक्ति को अपना नियंत्रण में रखा अलीवर्दी ने अपने प्रिय नाती सिराजुद्दौला को कह दिया। 2 अप्रैल 1756 को पेचिश रोग से, आपको मालूम होगा कि पेचिश रोग प्रोटोजोआ से होता है, एंटीमेगा हस्टोला से होता है। और 2 अप्रैल 1756 को इस रोग के कारण अलीवर्दी खां की मृत्यु हुई और इस उत्तराधिकार बनते हैं सिराजुद्दौला। इसी सिराजुद्दौला के शासन काल में प्लासी ऐसी महान युद्ध संपन्न। अब ध्यान दीजिए कि यह जो सिराजुद्दौला जब गए तो पूर्णिया के नवाब शौकत जंग, यह मौसी का लड़का था, प्रबल प्रतिद्वंदी बना पूर्णिया के नवाब। और ये शौकत का झुकाव अंग्रेज की तरफ, तो घर में ही प्रतिद्वंदी है, शौकत जंग प्रतिद्वंदी है मुशर्रफ। यह जो मौसी है घसीटी बेगम, वो भी प्रतिद्वंदी है सिराजुद्दौला। और घसीटी बेगम और शौकत जंग ये अंग्रेज से मिले हुए थे और अंग्रेज को यही चीज का अवसर था कि सिराजुद्दौला का पॉइंट क्या क्या है, उसके प्रतिद्वंदी कौन, तो वह प्रतिद्वंदी शौकत जंग और घसीटी बेगम थे जिसको अंग्रेज समर्थन। अब ध्यान दीजिए, सिराजुद्दौला अपने शासन काल में यह आदेश दिया कि अनुमति के बिना कोई भी यूरोपीय कंपनी किले नहीं करे। ऐसा फ्रांसीसी भी मान लिए, लेकिन अंग्रेज इस बात को नहीं माना। वह चारों ओर से फोर्ट विलियम का किलेबंदी करने के सिराजुद्दौला की अनुमति के भी सिराजुद्दौला बहुत गुस्सा है कि बंगाल का नवाब मैं हूं, वो बाहरी व्यापार के लिए आया है, मेरी आदेश का उल्लंघन है। इसलिए सिराजुद्दौला गुस्सा फिर फोर्ट विलियम पर आक्रमण। 15 जून 1756 को विलियम पर सिराजुद्दौला आक्रमण करते हैं, अंग्रेज की हार होती है और यह किला और कलकत्ता नगर को मनिक चंद को सौंप कर वो चले आए। इसके बाद अंग्रेज रुक नहीं है, अंग्रेज का मनोबल आए है। सिराजुद्दौला का फिर पता लगा अंग्रेज मेरी आदेश का नहीं, आदेश का सिराजुद्दौला 20 जून को जाता 1756 और 140 अंग्रेज लोग, इसमें पुरुष भी थे, महिला भी थी, बच्चे भी, और 146 जो अंग्रेज बंदी थे 20 जून 1756 को 18 लंबा 4 फुट 10 चौड़ा एक बड़े कमरे में, जहां कोई रोशनी नहीं थी, हवा आने का कोई भी प्रवेश नहीं था, उस 146 अंग्रेज बंदी को 1756 को सिराजुद्दौला ने बंद कर दिया। और जब 23 जून 1756 कोठरी खोली, जून का बहुत गर्म होता है और हवा भी नहीं आ रही है, जिस कारण कोठरी खोलने के बाद मात्र 23 व्यक्ति थे और उस 23 व्यक्ति हॉलवेल भी बचा। और यही हॉलवेल इस घटना का काल कोठली घटना दिया, ब्लैक रेवोल्यूशन घटना दिया। तो यह
काल कोठली है नाम का नाम हॉलवेल दिया, जो 23 व्यक्ति में एक व्यक्ति जीवित बच चुके थे। अब ये कोठली की घटना सिराजुद्दौला के शासन में सबसे महत्वपूर्ण घटना है। डेट 20 जून 1756 से 23 जून 1756 के लोकबंदी 146, कितने जीवित बचे, उसमें कौन अंग्रेज और ये बचा, ये कोठली का नाम कौन दिया। अब ये काल कोठली समाचार मद्रास पहुंचा और उस मद्रास के 9 प्रमुख वारसी और पैदल सेना के प्रमुख लॉर्ड क्लाइव, और दोनों शक्तिशाली व्यक्ति थे। यह बोले कि ऐसा मेरे लोग इतने मारे गए, मैं कलकत्ता पर फिर से आक्रमण करूंगा। मद्रास एक विशाल सेना चलती है, नौसेना और पैदल सेना के नेतृत्व में लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व, और 2 जनवरी 1757 को कलकत्ता पहुंचकर विशाल कलकत्ता पर कब्जा कर लेते। तो अंग्रेज का कब्जा 2 जनवरी 1757 को हो गया कलकत्ता पर पुनः। अब सिराजुद्दौला जानता था कि मेरे जो अधिकारी हैं वो कर्तव्यनिष्ठ नहीं है, और वो कर्तव्य कौन नहीं है, तो कलकत्ता का प्रभारी मणिक चंद को अंग्रेज घूस दे अपनी ओर मिला लिया और की बाजी अंग्रेज। अब सिराजुद्दौला का कोई चारा नहीं है। सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच फिर संधि, और वो संधि अलीनगर की संधि हुई, और वो अलीनगर की संधि डेट है 9 फरवरी 1757। और आपको बता दें कलकत्ता का नाम ही अलीनगर है, ये अलीनगर सिराजुद्दौला कलकत्ता का नाम है। कलकत्ता का नाम फोर्ट विलियम है। अब यह जो अलीनगर की संधि हुई, इस संधि के द्वारा अंग्रेज को जो सम्राट फर्रुखियत के द्वारा 10 प्रणाली थे पुनः मिल गए। अंग्रेज को यह आदेश दिया कि आप पूरे कलकत्ता में किलेबंदी कर सकते हैं। अंग्रेज को पहली बार आदेश दिया गया कि आप सिक्का ढाल सकते हैं और आपके द्वारा चलाया सिक्का समूचे जगह चलेगा। युद्ध का हर्जाना 5 लाख रुपया सिराजुद्दौला दिए। तो अलीनगर की संधि हुई। अलीनगर की संधि के बाद मीर्जा अंग्रेज को भारत में बसाने की सपना रहे थे, चाह रहे थे कि अंग्रेज को भारत में स्थापित किया जाए। लॉर्ड क्लाइव काफी दूरदर्शी व्यक्ति थे, यह अलीनगर संधि से भी संतुष्ट नहीं थे। वह देखे कि अब मीर सिराजुद्दौला के कौन से प्रतिद्वंदी हैं, तो उनको पता लगा कि उसके मुख्य सेनापति मीर जाफर उसका काफी विरोध करते हैं, और उसके लीडर रहे राय दुर्लभ राम। कलकत्ता का जो ब्रोकर है, धनी सेठ है, सौदागार है, अमीर चंद है। तो सबसे गुप्त समझौता क्लाइव किया कि मैं मीर जाफर को नवाब बनाऊंगा, एक युद्ध होगी और युद्ध प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाए। ऐसा ही मुर्शिदाबाद से 22 किलोमीटर जिला नादिया, भागीरथी नदी के किनारे का युद्ध 23 जून 1757 को प्रातःकाल 9 बजे सुबह सिराजुद्दौला की सेना, इसका नेतृत्व मीर जाफर राय दुर्लभ राम कर रहे हैं। बड़े टुकड़ी का नेतृत्व मीर जाफर राय दुर्लभ राम कर रहे हैं सिराजुद्दौला की तरफ से, और छोटे टुकड़ी का नेतृत्व मीर मदन और मोहनलाल कर रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, जो बड़ा टुकड़ी है वो अंग्रेज समर्थन कर रहा था, अंग्रेज से मिला हुआ था, और छोटा टुकड़ी सिराजुद्दौला का वफादार सैनिक, और वो वफादार सैनिक मीर मदन थे। वो छोटी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। अचानक युद्ध होता है, मीर मदन को गोली लगती है और मीर मदन को मारा जाता है। और जो बड़ी टुकड़ी के सेनायक है, मुख्य सेनापति है मीर जाफर, वो बोलते हैं कि युद्ध अंग्रेज जीत लिया, यहां से भागो, और वो पीछे लौटने का आदेश देते। और अंग्रेज प्लासी का युद्ध जीत लेता है, और प्लासी युद्ध के बाद सिराजुद्दौला जान बचाकर भागते हैं, और मीर जाफर के पुत्र मोहम्मद बेग के द्वारा
सिराजुद्दौला की हत्या करवा देता है। और यह जो फिर 29 जून 1957 को मीर जाफर बंगाल के नए नवाब बने। तो आपने देखा कि प्लासी की घटना क्या हुई, आगे चैप्टर में पढ़ाऊंगा। प्लासी के बाद मीर जाफर, मीर और बक्सर का, ये कल के चैप्टर में। अब ध्यान दीजिए कि प्लासी के युद्ध का क्या रिजल्ट आया। प्लासी का युद्ध एक प्रकार का षड्यंत्र है। अगर मीर जाफर, राय दुर्लभ राम, अमीन चंद सिराजुद्दौला के प्रति वफादार हुए तो अंग्रेज भी यह प्लासी युद्ध जीत नहीं पाया। जैसा कि इतिहासकार पनिकर कहे, यह एक प्रकार का सौदा है, एक प्रकार की झड़प है, लेकिन इसमें सबसे अंग्रेज को प्लासी के युद्ध के बाद और प्रत्यक्ष से बंगाल उसके हाथ में आ गया और बंगाल सदा के अंग्रेज के पास गिरवी हो गया। बंगाल मुक्त नहीं हो गया और वो बंगाल का काफी दोहन किए, वहां के पैसा का काफी दोहन किए और वहां का पैसा ब्रिटेन जाया गया और ब्रिटेन में कई कल कारखाने जो है उस पैसे लगी। तो निश्चित पर युद्ध अंग्रेज को बंगाल में स्थापित प्रत्यक्ष रूप में कर दिया। प्लासी के बाद कल के वीडियो में हम मीर जाफर का बक्सर का युद्ध बता, बस इतना ही दीजिए। चलिए।